नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी हिंदी, बीपीएससी ट्री, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और आने वाले अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के स्वमूल्यांकन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितने नए प्रश्न आपके लिए रहे और कितने पुराने प्रश्न रहे। पूरा प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आप सभी कमेंट्स करेंगे कि आपके कुल कितने उत्तर सही हुए। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न पूछा गया है, ग्रियर्सन द्वारा निर्दिष्ट चारण काल नामकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन 9 कवियों में शामिल नहीं है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए नया हो। जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे रहे होंगे वो पहले इसका सामना कर चुके होंगे, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए नया प्रश्न हो सकता है। यहाँ पर ग्रियर्सन को आधार बनाते हुए सवाल पूछा गया है कि ग्रियर्सन द्वारा जो चारण काल नामकरण किया गया है उसमें उन्होंने 9 कवियों की चर्चा की है। उन 9 कवियों में जो विकल्प में नाम दिए गए हैं कौन नहीं है। ऑप्शन दिया गया है केदार, कुमारपाल, विद्यापति, जोधराज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि विद्यापति ऐसे कवि हैं जिनको कि ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत नहीं रखा हुआ है। अब आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार वो 9 कवि कौन है जिनके आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। इसी पैटर्न पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। आपको ये तथ्य भली बात याद होगा। तो 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं इन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न के कारण हमें उन 9 कवियों को भी ध्यान में रखना है जिनका जिक्र ग्रियर्सन ने किया था। तो उसमें पहले जो कवि हैं उनका नाम है पुष्य कवि। ठीक है, दूसरे कवि का नाम है खुमान सिंह। खुमान सिंह, ये सारे तथ्य आपको द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक किताब में मिलेगा। जो बच्चे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे किताब पढ़ रहे होंगे शायद वो इस तथ्य से वंचित रह पाएंगे, तो इसलिए जरूरी आपके लिए हो जाता है अनुराज हिंदी एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं उन 9 कवियों के नामों को लिख रहा हूँ। आप सभी भी अपने जरूर कॉपी पर नोट कर लीजिए। अनन्य दास, इसके बाद जो छठे कवि हैं उनका नाम है चंद्र कवि। ठीक, 7वें कवि का नाम है जगनिक। इसमें से आप देखेंगे कि कई कई ऐसे कवि हैं जिनके नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, और ये प्रश्न एक तरीके से मेरे दृष्टिकोण से भी नया रहा। इसके बहाने मुझे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करने का मौका मिला। और ये पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ रहा है वो फ्रेंच में है। और ग्रियर्सन ने जो भी बातें लिखी हैं, चाहे भले उन्होंने चारण काल कहा है तो उन्होंने चारण शब्द लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा है उन्होंने। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 9 कवि शामिल रहे हैं चारण काल के अंतर्गत, उसमें है पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कवि, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद्र कवि, जगनिक, शारंगधर और जोधराज। ये 9 कवि हैं जिनके आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया हुआ है। उसमें से विद्यापति आप देख रहे हैं कि नहीं शामिल है। तो आगे के लिए जरूर इसको ध्यान में रखिए क्योंकि पैटर्न बदल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ प्रश्न चारण काल से देखने को आपको मिल जाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल साकृत्य। तो ये प्रश्न आपके लिए इजी है। जितना प्रश्न पहला कठिन था शायद दूसरा उतना कठिन नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। वैसे आप देखेंगे कि जितने कवियों का नाम दिया गया है इसमें आलोचकों का नाम सभी ने कुछ न कुछ आदिकाल के नाम को दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें आनी शुरू कर दी होंगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य
उद्भव और विकास ग्रंथ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1928, 1929, 1952, 1986। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि कब प्रकाशित हुआ था, 1952 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका जैसे ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है कोटेशन के तौर पर पूछा गया यहाँ पर कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन हमने आदिकाल पर चर्चा करते हुए प्रकरण वाइज अध्ययन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर। शायद अब आप ये जान पाए होंगे कि किस प्रकरण में इस कथन को कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की वाणियों के सबसे पुराने नमूने किस सिख गुरु ने संकलित किए हैं? ऑप्शन दिया गया गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगदेव, गुरु गोविंद सिंह। तो हमें यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रश्न का जवाब देना है कि कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस सिख गुरु के ग्रंथ में संकलित दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके मन में इसका जवाब आना शुरू हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गुरु अर्जुन देव। तो जब हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको कबीर के बारे में तो प्रैक्टिस सेट करा ही दिया है, यहाँ पर देखिए बच्चन सिंह के अनुसार चीजें बताई जा रही हैं। तो यूजीसी नेट के तैयारी के दौरान हमने जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर कबीर के बारे में जो चिंतन है उसको डिस्कस किया था, साथ में हमने बच्चन सिंह पर भी को लेकर डिस्कशन किया है। तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा चैनल है जिसको कि पता है कि कहाँ से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, किन किन आलोचकों को पढ़ना है। बस आपको इस पर विश्वास करते हुए चैनल में जाकर चीजों को खोजकर पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की वाणियों के सबसे पुराने नमूने सिख गुरु किसने संकलित किए हैं, किस सिख गुरु ने? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, गुरु अर्जुन देव। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि झूठो है, झूठो है, झूठो सदा, जग संत कहंत जे अंत लहा, यह पंक्ति किस कवि की है? देख रहे हैं कि झूठ पर आधारित यहाँ पर पंक्ति पूछी गई है। ऑप्शन दिया गया कबीर, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि ये पंक्ति है तुलसीदास द्वारा लिखी गई है कि झूठो है, झूठो है, झूठो सदा, यानी कि झूठ वो क्या होता है, हमेशा झूठी होता है। जग संत कहंत जे अंत लहा है, यह पंक्ति तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन। तो किस विद्वान ने 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि घोषित किया हुआ है? ठीक है, तो आपके दिमाग में इसका उत्तर आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, राम कुमार वर्मा ने इसको माना है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि भी उन्होंने माना हुआ है और सबसे बड़ा कवि भी वो घोषित करते हैं। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू को, वही वाला प्रश्न यहाँ पर फिर से आ गया है क्योंकि दो बार यह सवाल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपनी कृति के लिए लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग नहीं किया है? लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग किसने नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया है मौलाना दाऊद, गवासी, दौलत काजी, अमीर खुसरो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो लोगों का नाम आप अच्छे से जानते हैं। अब बाकी हो सकता है कि आपके लिए नए यहाँ पर रचनाकार, तो किसने प्रयोग नहीं किया है हमें उसको बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, अमीर खुसरो ने लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग नहीं किया हुआ है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केशवदास
द्वारा रची हुई रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिया गया है विष्णुप्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। तो आपके दिमाग में इसका सही जवाब आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, विष्णुप्रिया नाम की जो रचना है वो केशव दास की नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी केशव दास द्वारा लिखी गई हैं। और इनका विषय वस्तु क्या रहा है? आज जिसमें कि आप देख रहे हैं कि रामचंद्रिका राम के ऊपर है, कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है, रसिक प्रिया रस ग्रंथ है। विष्णुप्रिया आप देखेंगे आधुनिक काल में चल के मैथिली शरण गुप्त की एक रचना आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न आया हुआ था, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो मैंने संकेत किया था आप लोगों को कि शायद आप बता पाएंगे कि किस विधा की रचना है। तो पहले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आपके मन में आ रहा होगा। ऑप्शन दिया गया आलोचना है, उपन्यास है, निबंध है या फिर काव्य है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, उपन्यास विधा की रचना है। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसके लिए हमें विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सही जवाब है 1954 ईस्वी। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि नंदुलारे वाजपेयी द्वारा ये आलोचना ग्रंथ लिखा गया है, नया साहित्य नए प्रश्न। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ नहीं है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया कौन सा आलोचना ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन दिया गया है भाषा रहस्य, काव्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित, रस मीमांसा। तो आपके दिमाग में इसका जवाब आना शुरू कर दिया होगा कि भाषा रहस्य नाम से आपने देखा होगा कि श्याम सुंदर दास की रचना आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं जरूर। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। जबकि आगे के लिए ध्यान में रखिए कि काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल, बुद्ध चरित का उन्होंने एक तरीके से अनुवाद किया हुआ है। तो किसका अनुवाद किया है ये भी आप ध्यान में रखिए। और रस मीमांसा तो इनकी खास रचना है जो कि काफी फेमस रही है, परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास नहीं है। तो निराला को हम कवि के तौर पर जानते हैं, छायावादी कवि, लेकिन यहाँ पर उपन्यासकार के तौर पर सवाल पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास उनका नहीं है? चोटी की पकड़, काले कारनामे, ज्योत्सना, निरुपमा। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, ज्योत्सना नाम का जो उपन्यास है इन्हीं के समकालीन पंत द्वारा लिखा गया उपन्यास। जबकि चोटी की पकड़, काले कारनामे, निरुपमा सभी उपन्यास किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला, हरिवंश राय बच्चन। लेकिन ये कुल कितने भागों में है? ठीक है, ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कुल कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पूछा गया कि लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हिंदी आलोचना पर हमने चर्चा करते हुए बार बार बताया था कि श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर से ही हिंदी आलोचना के व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। उसमें एक खास पत्रिका का काफी रोल है, वो कौन सी पत्रिका है? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि वो है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। बाद में दो दो समीक्षाकारों बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने इसकी समीक्षा की हुई है। ठीक, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। यह कथन किस साहित्यकार का, साहित्य इतिहासकार का है? ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इस बात की चर्चा करते हैं। खासतौर से भूमिका वाला सेक्शन आप देखेंगे तो वहां पर इसका जिक्र उन्होंने किया है। हमने प्रैक्टिस सेट में इन सभी चीजों पर चर्चा की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर जो हमने
सीरीज चलानी शुरू की है वहां पर आपने इस प्रश्न को जरूर देखा होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है। तो विकल्पों को मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो मेन आंसर में क्लिक कर दे रहा हूं कि गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवनी विधा की रचना कौन सी नहीं है। कौन सी ऐसी रचना है जो कि जीवनी विधा में नहीं शामिल है। ऑप्शन दिया गया आवारा मसीहा, सिंहावलोकन, कलम का सिपाही, साधना, प्रारंभ। तो ये देख रहे हैं जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सब जीवनी विधा में है। ठीक है, कोई विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई, कोई अमृत राय द्वारा लिखी गई। यहाँ पर सिंहावलोकन नाम से जो रचना है ये क्या है, आत्मकथा, यशपाल द्वारा लिखी गई आत्म कथा के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। इसमें भी कई खंड है, उन खंडों को जरूर ध्यान में आप रखिए। अगला प्रश्न है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। यहाँ पर खास आलोचक को ध्यान में रखते हुए ये सवाल पूछा गया है कि किस रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ऑप्शन दिया गया साकेत, प्रिय प्रवास, लोकायतन, कामायनी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, प्रिय प्रवास। तो इस प्रश्न के माध्यम से ये भी आप सभी को जानकारी हुई कि जो हम वन लाइनर किताबों में पढ़ते हैं कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, तो किसने इस पे जोर दिया था, उनका नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम आप समझ गए होंगे, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें इन्होंने जिक्र किया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रयोजन मूलक हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अक्सर विद्यार्थी कमेंट्स करते रहते हैं कि सर प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे लिए नया है, तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में वो प्रश्न आ गया है। अब हमें बताना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है, जिसका कोई शिल्प हो, जिसका कोई विशेष अर्थ हो, जिसके मूल में कोई प्रयोजन हो, जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा बोली जाती हो। तो इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ कि ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग किसी मूल प्रयोजन के दृष्टिकोण से किया गया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी का कौन सा क्षेत्र नहीं है हमें बताना है। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, तकनीकी भाषा का क्षेत्र, जनसंचार की भाषा का क्षेत्र, लोक भाषा का क्षेत्र। इसमें से जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया, ये नहीं है। बाकी आगे के लिए जरूर आप ध्यान में रखिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी की जब भी बात की जाएगी तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाएगी, टेक्निकल लैंग्वेज की बात की जाएगी और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की बात की जाएगी। तो ये तीनों लैंग्वेज किसके अंतर्गत आती हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत। लोक भाषा एक अपना इसका अलग ही क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि रहीम द्वारा रचित बरवै छंद किस भाषा में लिखे गए। रहीम की रचना है बरवै नायिका भेद। अब पूछा गया कि किस भाषा में इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन दिया गया ब्रज, मैथिली, अवधी, राजस्थानी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, अवधी भाषा में बरवै छंद रचना लिखी गई है। इसी को आधार बनाते हुए तुलसीदास ने बरवे रामायण नाम से रचना की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषा नियम 1976 के अंतर्गत क्षेत्र ख में नहीं आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजभाषा नियम में कुल 12 नियमों की चर्चा की गई है। उसमें हिंदी यानी कि भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, क, ख और ग। तो ख में कौन नहीं आता है हमें बताना है। ठीक है, इसमें कुछ जैसे क ख ग दिया हुआ है तो हिंदी पट्टी का क्षेत्र है, फिर जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी भी बोली समझी जाती है। तो ख के अंतर्गत कौन नहीं आता है हमें इसको बताना है। ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, उड़ीसा जो है वो ख के अंतर्गत नहीं आता है।